गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। ये चैनल बहुत ही पॉपुलर है और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से उन बच्चों तक जानकारी पहुँचेगी जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं और ज्ञानवर्धक बातें उन्हें मिल पाएंगी। किरण क्लासेस एक ऐसी क्लासेस है जिसमें हर सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जीव विज्ञान की और जीव विज्ञान में हमारा रहेगा 12th क्लास का लेसन नंबर 6, पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पादपों में जल अवशोषण यानी किस प्रकार पादप जल का अवशोषण करते हैं और किस प्रकार रसारोहण, रस यानी रस का, आरोहण यानी कि एक्सेप्टेशंस, यानी किस प्रकार रस को ऊपर की ओर खींचा जाता है, अर्थात जल और खनिज लवण किस प्रकार जड़ों से पत्तियों तक पहुंचते हैं। एक माध्यम होता है जिसके द्वारा वो पहुंचते हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज पादपों में जल अवशोषण, किस प्रकार पादप जल का अवशोषण करते हैं एवं रसारोहण, और वह जल अवशोषण होने के बाद पादप के शीर्ष भाग यानी पत्ती तक पहुंचता है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि जल का मार्ग यानी कौन सा होता है जल का मार्ग, यानी किस मार्ग के द्वारा जड़ों से अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है। तो जैसा कि हमें पता है कि सभी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके लिए जल अति आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त जो खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वे भी बहुतायत में आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार हम बात करें यदि जल की मात्रा अधिक होती है तो जलीय विलयन, जिसे हम तनु कहते हैं, जल की मात्रा कम हो तो उसे सांद्र विलयन अर्थात कॉन्संट्रेट। सो दैट टू टाइप्स। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उस जल को पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जब वर्षा आती है तो वर्षा के दौरान जो जल होता है वह कहाँ रहता है, पृथ्वी पर रहता है। और पृथ्वी पर जो वाहित जल होता है उस वाहित जल को मिट्टी पूर्णतः अवशोषित नहीं कर पाती है। कई बार देखते हैं हम, बारिश आती है, बारिश के दौरान पानी बहता रहता है, तो उस स्थिति में जितना अवशोषित कर सकता है उतना तो कर लेता है। अतिरिक्त जो पानी होता है वह हमारे नदी, नालों, सागर, समुद्र इत्यादि में चले जाता है। हम बात करें मृदा जल की, तो मृदा में उपस्थित मृदा द्वारा अवशोषित जल होता है उस जल को हम मृदा जल कहते हैं। साथ ही साथ कोशिकीय जल अर्थात मृदा जल भी कई प्रकार का होता है, जैसे केशिकीय जल, केशिका द्वारा, साथ ही साथ गुरुत्व के द्वारा जल का अवशोषण, इसके अलावा आर्द्रता ग्राही जल। अब हम बात करते हैं कि पौधे के जल अवशोषण करने वाले अंग, ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। इसमें मूलतः आती है हमारी जड़, रूट, जड़। जड़ें मूलतः जल अवशोषण एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करती है। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले क्या होता है, देन प्रोटोजोआ, पोरिफेरा इन दिस एनिमल्स। यदि हम बात करें पादपों की तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, एनिमेलिया। तो नाउ देन इसी प्रकार हम बात करें कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी। इस प्रकार पादप जगत को वर्गीकृत किया गया है। जड़ की बात करते हैं, जड़ के दो भाग होते हैं, पहला भाग तरुण भाग और दूसरा होता है परिपक्व भाग। तरुण क्षेत्र एक होता है तरुण क्षेत्र और एक होता है परिपक्व क्षेत्र। तरुण क्षेत्र, तरुण से मतलब यही होता है कि जो किशोर अवस्था अर्थात युवा अवस्था, तरुण यानी एक तरह से बढ़ता हुआ नौजवान, वही तरुण अवस्था तरुण क्षेत्र में आ गया। परिपक्व यानी मैच्योर कंडीशन में एक मैच्योरिटी आ जाती है, अर्थात वह पूर्णतः परिपक्व हो जाता है। तो एक हो गया तरुण क्षेत्र और एक हो गया परिपक्व क्षेत्र। अब हम बात करें तरुण क्षेत्र की, तो तरुण क्षेत्र को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका मूलगोप, दूसरा मूल शीर्ष,
पहले आता है आपका मूल गोप, फिर आता है मूल शीर्ष, फिर आता है आपका विभज्योतक क्षेत्र, फिर आता है आपका दीर्घिकरण क्षेत्र और फिर आता है आपका परिपक्व क्षेत्र। इस प्रकार हम बात करें इन क्षेत्रों की तो मूल गोप क्षेत्र, मूल शीर्ष क्षेत्र, देन इसके बाद विभज्योतक क्षेत्र, दीर्घिकरण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं। परिपक्व क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां परिपक्व मूल रोम पाए जाते हैं जो जल एवं खनिज लवण के अवशोषण का कार्य करते हैं। जलों द्वारा अवशोषण के बाद जो जल होता है वह कहाँ पहुंचता है? तने में पहुंचता है और तनों से होता हुआ वह पत्तियों तक पहुंचता है। इस प्रकार जल माध्यम का जो संचरण होता है वह जड़ से प्रारंभ होकर के तने से होते हुए पत्तियों तक प्रवाहित होता है। इसके बाद बात करें जल अवशोषण की क्रियाविधि, तो जल अवशोषण की जो क्रियाविधि होती है, यानी जल के अवशोषण की जो क्रियाविधि होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव और एक होती है डीएक्टिव, अर्थात एक होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। जैसे आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, कई होते हैं सक्रिय और कई होते हैं निष्क्रिय। ठीक इसी प्रकार यदि ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो होगा सक्रिय, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो होता है निष्क्रिय। तो यहाँ पर अब हमारा टॉपिक रहेगा कि जल अवशोषण की क्रियाविधि, कि किस प्रकार जल के अवशोषण की क्रियाविधि को संपन्न किया जाता है, किस प्रकार जल का अवशोषण होता है। तो जल अवशोषण की सक्रिय क्रियाविधि की बात करें तो जल के अवशोषण में यदि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो, ऊर्जा नहीं चाहिए, निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिव कंडीशंस, सक्रिय यानी एक्टिव कंडीशन। यदि ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह कहलाता है आपका सक्रिय प्रकार का जल अवशोषण, और यदि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो वह कहलाता है निष्क्रिय प्रकार का अवशोषण। अब आता है अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले मृदा जल, मृदा में उपस्थित जल की मात्रा, यानी मृदा में जल कितने प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है, उसका किस प्रकार उपयोग लिया जाता है, उसे किस प्रकार पौधों के अवशोषण में प्रयोग किया जाता है। तो जितनी कैपेबिलिटी होती है, जितनी कैपेसिटी होती है मृदा द्वारा जल अवशोषण की, वह मृदा जल क्षमता कहलाती है। यानी मृदा द्वारा जल अवशोषण की जो क्षमता होती है उसे मृदा जल क्षमता कहते हैं। इसी प्रकार मृदा वातन, मृदा का जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि जैसे कई बार होती है दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल्स इन द प्रेजेंटेशन इन द वेरिएशंस, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और अलग अलग मिट्टी की अलग अलग जल धारण क्षमता होती है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता जो होती है वह दोमट मिट्टी की मानी जाती है। इसी प्रकार हम बात करें मृदा का तापमान, यदि मृदा का तापमान अधिक होगा जल अवशोषण की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि पत्तियों द्वारा वाष्प शोषण के दौरान जल अवशोषित अधिक किया जाएगा, जिसके कारण जड़ों द्वारा जल अधिक मात्रा में अवशोषित होता है। इसी प्रकार मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा में उपस्थित जो विलयन होते हैं कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, मृदा विलयन की सांद्रता भी इस बात पर निर्भर करती है। अंत में आता है रसारोहण। रसारोहण, रसारोहण का सीधा सीधा अर्थ है रस प्लस आरोहण, यानी रस को किस प्रकार एब्जॉर्ब अवशोषित किया जाता है। और रसारोहण की प्रक्रिया जो होती है वह मूल रोम द्वारा संपन्न होती है। मूल रोम द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक जो तनु विलयन होता है उसको पहुंचने की प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। माना कि कोई जड़ है, जड़ के द्वारा यहाँ मूल रोम है और इन मूल रोम द्वारा अवशोषित जल की कितनी मात्रा मूल रोम द्वारा अवशोषित करके पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाई जाती है, यह प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। यानी रस का आरोहण रसारोहण है। इसके बाद बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। जैसा कि आपको 11th क्लास में बताया था कि सबसे पहले हमारी एपिडर्मिस, देन इसके बाद हाइपोडर्मिस, देन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम होता है परिधि की ओर पाया जाता है, जबकि जाइलम केंद्र में स्थित होता है। तो इस प्रकार रसारोहण का जो मार्ग होता है और रसारोहण इस प्रकार संपूर्ण होता है। इसके लिए 3 सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला सिद्धांत है आपका जीव बल सिद्धांत, यानी जीव द्वारा बल लगने वाला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है मूल दाब, यानी कितना प्रेशर लगता है और प्रेशर के द्वारा अवशोषित कितनी मात्रा में जल का किया जाता है, मूल दाब सिद्धांत। और तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत। इस प्रकार रसारोहण संपन्न होता है।
रसारोहण यानी रस का आरोहण। तो अंत में पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पादपों में जल अवशोषण, पादप जल का अवशोषण कैसे करते हैं और रसारोहण यानी रस का आरोहण कैसे होता है। जल का मार्ग जड़ों से होते हुए, तने से होते हुए पत्तियों तक होता है। इसी प्रकार हम बात करें मूल रोम, मूल गोप, मूल शीर्ष, मूल रोम जो होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं और वे पादप के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। इसी के साथ आपका लेसन नंबर 6 पादपों में जल अवशोषण समाप्त होता है। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन के चलते जिन बच्चों तक सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही है वो बच्चे घर बैठे इन ऑनलाइन क्लास का आनंद ले सकें। थैंक यू सो मच।